हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आईपीएस आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ मैंने नोटिस की है कैंडिडेट्स की, तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट टूल्स है उनका साइंटिफिक वे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कभी भूलो ना उन चीज़ों को रिलेट करके वो काम क्या करते हैं, किस तरीके से उनका पर्पज क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे अपने बात करेंगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। ये जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चीजें काम करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, कुल मिलाकर सारी बातों अगर आप निचोड़ निकालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ है मार्केट की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी। और उसके लिए जो अपना मेन पॉइंट, जो टारगेट रहता है, वो हमेशा कौन रहता है? इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका जो रेंज रहता है वो 2% से 6% के बीच में रखना होता है। ठीक है, इसको एलटीएल लोअर टॉलरेंस लिमिट और इसको यूटीएल अपर टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं, इसके बीच में रखना है। इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई तो एक टाइप से मान लो सिटीजन्स की कमर तोड़ देगी, ठीक है, और कम हो गई तो जो अपने मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह कैसे करेंगे? मतलब अगर इन्फ्लेशन जीरो हो गई, सेम प्राइस पे चली गई चीजें, जो प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह को मीट ही नहीं कर पाए, तो जो बिजनेस वगैरह है वो बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयबिलिटी आ जाएगी वहां पे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार किया जाता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसका पॉइंट देख लेते हैं कि क्यों आरबीआई ने ये मतलब टूल्स क्यों यूज करता है। तो सबसे पहले इसकी जो बात करें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो अपना पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लेशन का केस। और इन्फ्लेशन कैसे काम करती है? ये काम करती है मनी सप्लाई पे। जो मनी सप्लाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन को डायरेक्ट तो कंट्रोल कर नहीं सकता आरबीआई, तो वो क्या करता है? मनी सप्लाई पे अपना इंपैक्ट लेके आता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सोचकर देखो, मनी सप्लाई को मैं एमएस लिखता हूं। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई मतलब मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे? चीजें खरीदना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अलग अलग चीजें खरीदोगे। यानी जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो ये करते हैं कि अपने इस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करें। जैसे मान लो किसी ने गाड़ी ली, कोई अल्टो गाड़ी लेके घूम रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा? डिफेंडर लेके आएगा, करोड़ों की गाड़ियां लेगा वो, बीएमडब्ल्यू वगैरह ये गाड़ी खरीदेगा। तो वहां पे वो मतलब एक टाइप से क्या होगी? डिमांड बढ़ रही है उन चीजों की, जो हाई प्राइस चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे, और या फिर हाई प्राइस चीज भी ना हो, अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, जैसे आईफोन का केस मान लो आप। मनी सप्लाई है, मनी अपने पास, मार्केट में मनी आ रहा है। मनी आने के बहुत से तरीके हैं, खुद के पास भी हो सकता है, ये लोन वगैरह जो बैंक के होते हैं आरबीआई वहीं पे कंट्रोल करता है। ठीक है, लोन वगैरह दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जीरो है इस तरीके से, तो अपने क्या करेंगे? लोन को ले लेंगे, ईएमआई वगैरह का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अपने उस चीज को परचेज कर लेंगे, आईफोन वगैरह परचेज करेंगे, तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक खत्म होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, तो अपने आप क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ने से, लोगों के पास पैसा ज्यादा आने से क्या होगा? डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। और प्राइस इंक्रीज होना ही क्या है? इन्फ्लेशन है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इन्फ्लेशन ऐसे काम करती है। अब इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस रेंज में रखने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स को यूज करता है। इंपॉर्टेंट टूल्स मैं बता देता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। जो टूल्स होते हैं इसके, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपने जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ओरिएंटेड है, ठीक है, उन्हीं की बात करेंगे। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, ये टूल्स होते हैं, और एक होता है क्वालिटेटिव, एक ये टूल होता है। ठीक है, अपने सिर्फ क्वांटिटेटिव वाले जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो इंटरव्यू पूछा जाता है, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इन पे इतना फोकस नहीं होता। इसमें जो मार्जिनल जो होता है, मतलब इम्पैक्ट वगैरह, मार्जिनल रिक्वायरमेंट वगैरह डाली जाती है, वो इंटरनल होता है। वो यानी बैंक में जाने के बाद की बातें हैं, वो इंटरनल चीजें होती है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात हो जाती है। तो जो लो लेवल पे इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो चीज अपने यहाँ पे बात करें, ग्रामीण बैंक में खास करके अगर अपने बात करें, दूसरों में भी काम आता है। तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स आते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल की फॉर्म में बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, परमानेंट माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा। साइंटिफिक तरीके से अपने करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो सबसे पहले अपने पॉइंट लेते हैं CRR।
अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप है ना, एक बहुत ही नेगेटिव चीज आप लोगों की, आप क्या करते हो, चीजों को रट लेते हो। मतलब उसको रट लिया, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रट लिया आप लोगों ने, और वो ही सबसे नेगेटिव चीज आपकी। आपको उस पर काम करना है कि वो कहना क्या चाहता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिकली उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो CRR की बात करूं तो इसको बोलते क्या है, पहले तो फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, केस रिजर्व रेशियो। बस यहीं से ये CRR आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट की बात करूं मैं, वन बाय वन एलिमेंट को देखो। केस का मतलब क्या होता है, जो पैसा, करेंसी होगी आपकी, या कुछ भी मान लो, करेंसी मतलब केस की फॉर्म में, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो स्टोरेज, स्टोर किया होता है, एक टाइप से स्टोर करके रखना। और रेशियो क्या होता है, उसका पार्ट, कि कितना पार्ट है, मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो केस को रिजर्व में रखना। रिजर्व में जैसे मान लीजिए बाइक है अपनी, पेट्रोल को रिजर्व में रखती है, कुछ पेट्रोल रिजर्व में रखती है, तो वो साइड में रखती है उस पेट्रोल को, मतलब इमरजेंसी यूज के लिए। अपने घर पे भी बहुत सारी चीजें हैं, पेरेंट्स वगैरह वो कुछ पैसा वगैरह रिजर्व में अलग से रखते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो ये जो चीज है, यहीं से अपना पॉइंट बनता है कि जो केस है उसको किस में रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है, यानी इमरजेंसी में काम होने के लिए साइड में रखा हुआ है। और रेशियो का मतलब क्या होगा, रेशियो किस में से निकलता है, पार्ट। की मान लो आप टोटल, मतलब 100 एप्पल्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आपको मैंने 5 एप्पल दिए, तो आपका एप्पल का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 5:100, यानी टोटल में से, रेशियो हमेशा टोटल में से निकलेगा। तो टोटल का मतलब क्या है, टोटल की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल में से रेशियो निकलता है। टोटल किस चीज का रेशियो है, ये केस का रेशियो है। तो केस का रेशियो है, तो केस के टोटल में से क्या रेशियो निकलेगा, यानी टोटल जो वहां पे उसके पास में केस है या फिर करेंसी है, टोटल टोटल पैसा कितना है बैंक के पास, तो ये जो आपका होता है टोटल, वो NDTL होता है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा अपने टाइम लगेगा, नेक्स्ट वाले में अपने स्पीड में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, बेस है, वो अपने को पता लग जाएगा। NDTL को अगर अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इनका मीनिंग देखना है, नाम पे ही सब कुछ है, रटना कुछ नहीं है, नाम से ही सब पता लगेगा आपको, रटना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी बोलते ही अपने को दो चीजें दिखती है, क्या, लाइबिलिटी एंड असेट। इसमें अपने डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता दूंगा, ये काम ही आएगा इंटरव्यू में आपके। और एक क्या होता है आपका असेट, अभी बैंकिंग की प्रॉपर क्लास से लेके आऊंगा तब अपने देखेंगे यहाँ पे असेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी और असेट्स, क्योंकि अभी इंटरव्यू पैनल चल रहे हैं साथ में, उतना टाइम नहीं है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट क्लासेस भी चल रही है इंग्लिश की, ठीक है, वो भी चीजें होगी। और हो सकता है एक आपका क्लरिकल मेंस के पेपर से पहले मैं कंप्लीट पेपर भी सोल्व करवा दूं, जैसे अपने PO मेंस में किए थे उस तरीके से, मतलब सारे सब्जेक्ट, मतलब उसमें हिंदी भी सिलेक्ट कर लेंगे अपने, क्योंकि इंग्लिश तो आपको करवाई रखी है मैंने, वो देख सकते हो आप। हिंदी, कंप्यूटर वगैरह, जो आपका करंट अफेयर वगैरह, सारा सेंसिबल वे में कैसे करना होता है, जो मेरा तरीका है। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट। लाइबिलिटी को अगर आप मीनिंग की फॉर्म में देखो तो लाइबिलिटी एक टाइप से क्या होती है, जिम्मेवारी होती है। आप इसको हिंदी में देखोगे ना मीनिंग इसका, तो इसका मतलब होता है जिम्मेवारी। और जो आपका असेट है उसका मतलब होता है पूंजी। ठीक है, जिम्मेवारी और पूंजी। अब बैंक के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी एसेट, ये हर बंदे के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, आपकी भी लाइबिलिटी है, एसेट्स है। बैंक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बैंक की जिम्मेवारी क्या होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की, क्या जिम्मेवारी है उसकी, जिम्मेवारी है लोगों का जो जमा किया हुआ पैसा है, लोगों ने जो पैसा जमा किया है, पैसा जमा किया है, उसकी क्या करना, केयर करना, उसको संभाल के रखना। यानी लोगों के डिपॉजिट को संभाल कर रखना। तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, डिपॉजिट। और पूंजी क्या होती है, प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जिससे अपने को इनकम मिलती हो। और बैंक को इनकम किससे मिलती है, इससे तो नहीं मिलती, लाइबिलिटी से तो मिलती है। यहाँ पे तो क्या करता है, वो संभाल के रखता है और इंटरेस्ट पे करता है कस्टमर को। उसको मिलती है एडवांसेस से, जो लोन, जिनको अपने एडवांसेस भी बोल देते हैं बैंकिंग टर्म में, लोन या एडवांसेस की फॉर्म में बात करें, अपने एडवांसेस जिसको बोल दिया, वो चीज आपकी क्या होती है यहाँ पे, अपने बात करें तो असेट होता है, जिससे इंटरेस्ट आता है। एडवांस से, लोन से इनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसकी क्या होती है, पूंजी। पूंजी जिससे इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट बैंक की किससे होती है, लोन से होती है। तो लोन असेट्स हो गए। और जिम्मेवारी क्या है, लोगों के पैसे को संभाल के रखना, तो वो इसकी लाइबिलिटी। अब डिपॉजिट जो हो गया, मतलब कुल मिलाकर सारा सेंसिबल होता है, इसलिए प्रैक्टिकल वे में सोचा करो, चीजों को रटा मत करो। ठीक है, अब यहीं पे एक पॉइंट थोड़ा सा मैं RRB के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने सुना होगा कि अमलगमेशन, एक अमलगमेशन हो गया, ठीक है, इसका किसका, और एक होता है मर्जर। मर्जर हो गया, ये नॉर्मल सी बात है, इसके बीच में नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक मैं एक हिंट की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो अभी जो RRBs का है वो अमलगमेशन हुआ है,
और मर्जर नहीं हुआ है। मर्जर और अमलगमेशन में क्या डिफरेंस है? अमलगमेशन में दो या दो से ज्यादा बैंक मिलकर या एंटिटी मिलकर क्या होती है, एक नई एंटिटी बनती है। जैसे राजस्थान ग्रामीण बैंक, मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक बना है, तो अमलगमेशन है। मर्जर का मतलब जैसे पीएनबी में ओरिएंटल बैंक मर्ज हुआ था और पीएनबी का पीएनबी बना रहा था, वो मर्जर होता है। यानी जो पेरेंट एंटिटी है वो की वही बनी रहेगी, उसमें जाकर दूसरा मिल गया। जैसे एसबीबीजे वगैरह ये जो मिले थे ना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वगैरह एसबीआई में, वो मर्जर था। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट इसका ध्यान देना, ये मैंने वैसे बताया आप लोगों को। ठीक है, अब ये डिपॉजिट और ये अपने को पता लग गया। अब देखा डिमांड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब डिपॉजिट। डिमांड वाला कौन सा होता है? डिमांड, डिमांड का मतलब जब मन करे तब निकाल लो और जब मन करे तब जमा कर दो। तो कौन सा होता है? आपके अकॉर्डिंग चलता है। आज गए जमा करवा दिया, कल आकर वापस निकलवा लो। तो किस में कर सकते हो आप? सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कर सकते हो। इसलिए कासा जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। और टर्म सॉरी टाइम डिपॉजिट नहीं, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं इसको ना, टाइम या टर्म भी बोल सकते हो आप। टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या टर्म एक ही बात है। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते, उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, उसके बाद में ही आप उसको निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड के बाद। और मैच्योरिटी पीरियड में कौन होते हैं आपके? आरडी और एफडी होते हैं। ये होता है आपका टोटल एनडीटीएल, यानी बैंक में पैसा कितना जमा है। और ये जो कैलकुलेशन होती है वो किस बेस पे होती है? ये आपकी कैलकुलेशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो देखो डेली बेसिस पे आपका क्या रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा डेली बेसिस पे की कैलकुलेशन। ठीक है, अब इस डेली बेसिस की कैलकुलेशन कैसे होती है? एनडीटीएल का मतलब नेट, नेट का मतलब बचा कितना है बैंक के पास। सोच कर एक पॉइंट देते हैं, मैं अपने बैंक की बात करता हूं, एसबीआई की। ठीक है, एसबीआई की कोई ब्रांच है और उस ब्रांच में अगर अपने बात करें, उसका एनडीटीएल देखते हैं अपने। कासा जो कितना था एक दिन का, और राफा बोल दो इसको, एफडी आरडी अकाउंट को राफा। ठीक है, ये राफा ले लिया अपने, कासा और राफा, इन दोनों को ले लेते हैं अपने, किसकी? एसबीआई के एक ब्रांच का। तो आज के दिन में आप बैंक में काम कर रहे हो, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? डिपॉजिट एक दिन में कितना हुआ? मान लो डिपॉजिट हुआ अपना 250 करोड़। ठीक है, और राफा कितना डिपॉजिट हुआ? एफडीआरडी कितनी पैसे की बनी उस ब्रांच में? मान लो बनी 300 करोड़ की। ठीक है, और निकलवाने वाले निकलवाने भी आते हैं, पैसा निकलवाने वाले लोग। तो विड्रॉल की बात करूं मैं, विड्रॉ कितना हुआ? विड्रॉ को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, विड्रॉ कितना हुआ, क्योंकि अपने को तो कॉन्सेप्ट देखना है एक बार इंटरव्यू के फॉर्म में। विड्रॉ कितना हुआ? मान लो 200 करोड़, ये क्या हो गया? विड्रॉ हो गया। और यहां से 250 करोड़ विड्रॉ हो गया एक दिन में। तो अब बैंक के पास बचा कितना, रिमेनिंग कितना है? अगर रिमेनिंग की मैं बात करूं, तो बैंक के पास रिमेनिंग जो है आपका, अगर यहां पे देखते हैं, कासा कितना बचा? 50 करोड़, और ये भी कितना बचा? 50 करोड़। यानी एक टाइप से टोटल रिमेनिंग कितना रह गया? टोटल एनडीटीएल रिमेनिंग कितना है? एनडीटीएल रिमेनिंग है 100 करोड़। ठीक है, अब इस पे है ना ये यूज होता है। अब रेशियो का मतलब यहाँ पे कितना रेशियो? इसका रेशियो आएगा 100 करोड़। ये टोटल आपका एनडीटीएल आ गया बैंक का एक दिन का। नेट, नेट वाला आ गया ये एनडीटीएल, नेट ही होता है वैसे एनडीटीएल में। ठीक है, ये नेट वाला आ गया। तो यहाँ पे अभी कितना परसेंट चल रहे हैं? अभी कितना परसेंट है अपने पास? 3%। अभी 3%, ये आई थिंक क्लैरिटी नहीं आ रही इसकी। 3% क्या है अपने पास? सीआरआर है अभी, और पहले 4.5% था आई थिंक, याद करो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में देखते हैं 4.5% था। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3% है वो किसका है? 100 करोड़ का। तो सीआरआर में कितना पैसा रखना है? 3% ऑफ 100 करोड़ कितना हो गया? 3 करोड़ सीआरआर में रखना है। इसको कम क्यों किया गया वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सीआरआर वो होता है इमरजेंसी मनी, जो बैंक डिसोल्व हो जाए तो लोगों को देने काम है। अरे उसका काम डीआईसीजीसी का है। वो जो काम करता है वो कौन करता है? वो काम डीआईसीजीसी करती है। और डीआईसीजीसी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके पास अपना फंड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो देती है। ठीक है, हाँ इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो पर्पज है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में है। मान लो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, अब देखना ध्यान से, अभी बैंक के पास कितना था? अब यहाँ पे समझ में आएगा आपके पास। अभी बैंक के पास कितना था? 100 करोड़ रुपए पैसा था, बचा था। अब इस 100 करोड़ को बैंक क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। किस में यूज कर सकता है? लोन वगैरह देने में यूज कर सकता है ना। तो ये पूरा का पूरा 100 करोड़ कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। अब ये 100 करोड़ मार्केट में तो मनी सप्लाई गई है।
अब इस मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है, तो उसने क्या यूज किया, सीआरआर। तो वो बोलेंगे 3 करोड़ तो आपको क्या करने हैं, साइड में रखने हैं। तो साइड में रखने हैं, तो अब बैंक के पास कितने बचे, 97 करोड़। बैंक के पास कितना पैसा बचा, 97 करोड़। अब आरबीआई ने जहां बैंक 100 करोड़ यूज कर सकता था मार्केट में, अब वो कितना यूज कर सकता है, 97 करोड़ यूज कर सकता है। तो आरबीआई ने उसको कंट्रोल कर लिया, 3 करोड़ पैसा मार्केट से बाहर निकाल लिया, और 3 करोड़ यहां उसने आउट किया, मार्केट से आउट किया है। तो 3 करोड़ की मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी, मार्केट में पैसा कम होगा, तो परचेजिंग भी क्या होगी, कम होगी। परचेजिंग कम होगी, इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं। मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो गई थी, कितनी कम हुई, 3 करोड़ की। 3 करोड़ की कम हुई है, तो परचेजिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान लो, अगर प्रॉपर वे में माने तो। वैसे हो सकता है कोई घर पे भी रख ले, लेकिन यूज कर रहा है वो बंदा लोन की फॉर्म में, तो यूज ही करेगा। तो 3 करोड़ तक कम हो गई, और तो इसका मतलब डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अब उस चीज की डिमांड कम होगी, तो उस स्टॉक को बेचने के लिए क्या किया जाएगा, सेल लगाई जाएगी। समझते हैं ना बात को, जरूरी नहीं है सेल लगे, लेकिन सेल की फॉर्म में अपने बात कर लेते हैं। उसको बेचने के लिए क्या किया जाएगा, सेल लगाई जाएगी। तो क्या किया जाएगा, प्राइस क्या किए जाएंगे, डाउन होंगे। प्राइस डाउन होंगे, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन क्या होगी, आप इन्फ्लेशन भी डाउन होगी, ये काम। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, डिफ्लेशन का केस होता है, एक डिफ्लेशन आती है। डिफ्लेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है डिफ्लेशन। ये क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, यानी आपकी इन्फ्लेशन कम हो गई है। रिसेशन अलग होती है, वो मंदी होती है, रिवर्स होता है। ये टूल यूज करता है आरबीआई इसको डिफ्लेशन करने के लिए। मान लो कि 8% इन्फ्लेशन होगी, उसको डाउन करना चाहता है, वो डिफ्लेशन में लाना चाहता है, इन्फ्लेशन को डाउन करना चाहता है उस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से चीज होगी। और डिफ्लेशन का केस आ गया, मतलब कम होगी इन्फ्लेशन, ऑलरेडी 2% से नीचे होगी, तो मार्केट उसको क्या करे, इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा। लेस देन 2% अगर आपकी इन्फ्लेशन हो गई, तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई कब बढ़ेगी, जब किसी चीज की क्या होगी, प्राइस बढ़ेंगे। और प्राइस कब बढ़ेंगे, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब मार्केट में पैसा होगा, तभी लोग खरीद पाएंगे। तो मनी सप्लाई, परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ने, डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन। अब इसको बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, अब वो बोल रहा है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा फेंको। अब पहले देखो, एक बात सुनो आप, पहले 4.5% था, या 4% जो भी था, आप देख लेना एक बार, 4.5 था मेरे याद आ रहा है। तो 4.5 करोड़ रुपए क्या थे, आरबीआई ने मार्केट से बाहर रखे हुए थे, मार्केट से अलग कर रखे थे। अब चीजें चेंज होगी, अब क्या कर रहे हैं, वो मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं कि लोग, अभी जो जीएसटी वाला केस आया था ना, डोमेस्टिक जीएसटी को कम किया गया था, लेकिन उतनी परचेजिंग नहीं हुई थी, लोगों ने स्टोर करके रख लिया पैसा। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे ऑफर देने स्टार्ट किया, जीएसटी को कम किया, ताकि लोग मार्केट में यूज के, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत बनाने के लिए। तो उसी के कारण है ना, वो डोमेस्टिक वाला चला था ना जीएसटी वाला, उसी का कारण है इन्होंने क्या किया, इसको कम कर दिया, 3% कम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, 3 करोड़, और पहले 4.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया, मार्केट में इन्फ्यूज कर दिए, लो यूज करो। तो 1.5 करोड़ रुपए के बेस पे उतनी जो क्या होगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ी है, और उसके अकॉर्डिंग उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेंगे, और क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी। तो इन्फ्लेशन को बूस्ट किया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो मेन पर्पज है ना सीआरआर का, ये है मार्केट में पैसे को बाइंड करना या उसको निकालना। समझ आई चीज। अब यहां से थोड़ी चीजें अपने सारी समझ में आ जाएगी। सीआरआर के बाद में अगर मैं बात करूं, तो अपना आता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टेचुटरी। स्टेचुटरी का मतलब क्या होता है, कानूनी फॉर्म में लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी अब मैं थोड़ा स्पीड में बता दूंगा, क्योंकि नहीं तो अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा एंट्री अकॉर्डिंग बताना था, यहाँ पे सारी चीजें अपने लेनी है। तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया आपका एसएलआर। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, नकदी। नकदी, जैसे नकदी में बहुत सारी चीजें, कैश भी आ जाता है आपका, कैश आ गया, गोल्ड आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी ले लेते हैं इसमें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे टी बिल वगैरह है, ठीक है, ये बाद की बात नहीं है, बाद में कभी बैंकिंग करेंगे तब बात करेंगे। इन चीजों को इन्होंने ले लिया, ठीक है, स्टेचुटरी में। तो इसमें भी क्या, ये भी एक रेशियो है, और ये भी किसका रेशियो होता है, ये भी अपना एनडीटीएल का ही होता है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। और अभी कितना परसेंट चल रहा है ये, अभी 18% है ना, अभी ये 18% चल रहा है। तो अभी अपनों ने एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया था, उसमें अपनों ने क्या लिया था, एनडीटीएल को
एसबीआई वाला 100 करोड़ लिया था, तो 100 करोड़ में से आरबीआई ने ये भी साइड में रखवा दिया और कितना रखवा दिया, 18 करोड़ रखवा दिया। तो मार्केट से इतना पैसा और आउट कर दिया इसने। अब ध्यान देना, पहले 3 करोड़ निकलवाया था, अभी 18 करोड़ निकलवा रखा है। बैंक यूज कितना कर सकता था, 100 करोड़ यूजेबल था, यूजेबल था ना पहले। अब इसमें से क्या है, 18 और 3 21 निकलवा दिए तो कितने हो गए, 79। अब 79 करोड़ ही क्या रहा है, यूजेबल, यानी 21 करोड़ को वो यूज नॉट यूजेबल, नॉट यूजेबल, यूज नहीं कर सकता। इतना पैसा मार्केट से बाहर कर दिया, इतनी मनी सप्लाई को आरबीआई ने रोक दिया। अब ये और मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो इसको डाउन कर देगा। मान लो इसको क्या कर दिया, 15% कर दिया, 15 करोड़ कर दिया, 15 करोड़ कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने 3 करोड़ और मार्केट में फेंक दिए, लो खरीदो, बढ़ाओ, इन्फ्लेशन बढ़ाओ, कम हो रखी है। तो ये काम है मेन इन चीजों का। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है क्या, आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब स्पीड में हो जाएगी सारी चीजें, मैं एक रिव्यू दे देता हूं आपको, अब समझ में आ जाएगी सारी चीजें। रेपो रेट, ये क्या हो गया, अब रेपो रेट, रेपो रेट की बात करूं। अब रेपो रेट, अब यहां ध्यान देना थोड़ा सा, आपसे पूछे कि सीआरआर क्या होता है, रेशियो होता है, एसएलआर रेशियो होता है, यानी परसेंटेज होता है। कौन सा परसेंट होता है, टोटल में से कितना पार्ट, वो परसेंट। और यहां बोलिए रेट, और रेट क्या होती है, रेट दर होती है। दर का मतलब किस तरीके से चीजें चलती है, इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, यानी पर ईयर के अकॉर्डिंग कितना परसेंट लगना चाहिए, वो होता है। वो तो पार्ट होता है उसका, रेशियो तो। और रेट होती है वो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे 1 सेकंड में कितना दूर जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वे में, जैसे 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो ये जो आपका रेपो रेट होती है ना, ये इंटरेस्ट बेस होती है। ये इंटरेस्ट बेस जो परसेंटेज होता है वो होता है। और अभी ये पीछे वाला एसएलआर और सीआरआर वाला जो परसेंटेज था ना, ये वाला परसेंटेज, ये इंटरेस्ट बेस नहीं होता, ये पार्ट होता है, उतना पार्ट उस चीज का। ये भी ध्यान रखना, ये भी वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेपो रेट होती है, अभी कितनी चल रही है, 5.25 है क्या, एक बार गो थ्रू कर लेना भाई, मुझे पता नहीं है थोड़ा। 5.25% है, ये ईयर के अकॉर्डिंग होगा, एक साल में 5.25% का ब्याज लगेगा आपके, 1 ईयर, ईयरली अकॉर्डिंग। ये क्यों होता है, मान लो बैंक का क्या हुआ, मेन पर्पस तो यही होता है। बैंक के साथ क्या हुआ, बैंक के साथ एक प्रॉब्लम फेस कर ली बैंक ने, क्या कि बैंक ने लोन ज्यादा दे दिया, और जो अपने सीआरआर एसएलआर है उनको जो मेंटेन करना डेली बेस पे, एसएलआर दोनों को मेंटेन करना था। तो इनका जो मेंटेन करने की जो चीज थी, मेंटेनेंस क्या होगी, खराब हो गई। यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया बैंक, नहीं कर पाया, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको उस प्रॉपर सीआरआर एसएलआर के लिए आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, बैंक जो है वो पैसा कहां से लेता है, आरबीआई से पैसा टेक करता है, लेता है। और जो आरबीआई उसको पैसा देगा वो किस इंटरेस्ट रेट पे देता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो 5.25%। अब बैंक वाले दिमाग भी लगा सकते हैं कि भाई 5.25% पे आरबीआई हमसे पैसा दे रहा है, ले रखो उनसे पैसा, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है भाई। ठीक है, हम 5.25% वाली 5.25 वाली पे लेंगे, ठीक है, दिमाग लगा लिया, 5.25 पे लेंगे और आगे 8% पे लगा देंगे। तो आरबीआई का पैसा यूज करेंगे, अपने बचत करेंगे, या 8.25% पे हम आगे इंटरेस्ट पे दे देंगे, लोन दे देंगे। तो क्या होगा, हमें 3% का फायदा है ना, तो अपना पैसा, पैसा किसी का, अपने बीच में मजे ले रहे हैं। इसलिए ये रेपो रेट पे ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कितना ही पैसा ले लो। ये भी क्या होता है, जितना ले सकते हो पैसा, वो भी परसेंट ऑफ एनडीटीएल होता है। ठीक है, जितना बैंक का एनडीटीएल है उसका कुछ परसेंट ही मिलेगा, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्या, ज्यादातर क्या होता है, 1% के अराउंड होता है। एक बार इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है, देख लेना चीजों को। 1% के अराउंड क्या होता है, ये होता है। यानी 100 करोड़ एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, एनडीटीएल था आपका, तो आप सिर्फ कितना ले सकते हो रेपो रेट पे, 1 करोड़ रुपए ले सकते हो। ऐसा नहीं 50 करोड़ ले लिया आप, तो यहाँ पे बाइंड कर देता है। अब मान लो ये भी ले लिया, ले लिया, ये पैसा लेने के बाद में क्या हुआ, बैंक के पास फिर भी सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं हो रहा है, वो तो करना पड़ेगा भाई, आरबीआई ने बोला है। तो ये जब मेंटेन नहीं हो रहा है, तब क्या देता है आरबीआई, एक और फैसिलिटी देता है कि भाई एक और दे देते हैं फैसिलिटी आपको, क्या, एमएसएफ, एमएसएफ की फैसिलिटी और दे दी अपनी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये चीज दे दी उसने, मतलब थोड़ा सा मार्जिनल का मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हल्का सा एक्स्ट्रा, इसमें भी ज्यादा नहीं है, हल्का सा एक्स्ट्रा। ये भी परसेंटेज ही होता है कुछ, एनडीटीएल का 1%, ये मान लो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दे दी उन्होंने, ठीक है, आपको ये चीज दे दी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
ठीक है। इसमें भी क्या करेगा, ये परसेंट ऑफ एनडीटीएल, परसेंट ऑफ एनडीटीएल ये होता है, और इसको भी मान लो कितना है 1%, यानी 1 करोड़ और मिल जाएगा आपको बस। लेकिन ये देगा तो ऐसे नहीं देगा, यहाँ पे क्या करेगा कि आपने भाई हदें पार की हैं, फिर भी हमें आपको संभालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा और सपोर्ट करते हैं आपको, लेकिन जो रेट है इंटरेस्ट की वो हाई रहेगी। जो रेपो रेट वाली इंटरेस्ट रेट थी वो सेम नहीं रहेगी, हाई रहेगी। अभी कितनी चल रही है ये, ऑलमोस्ट 0.25 का डिफरेंस होता है, 5.50%। देख लेना एक बार, 5.50%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगी, लेकिन यहाँ भी क्या है, सिर्फ 2 करोड़ का ही फायदा हुआ है, और नहीं मिलेगा। और भी कम हो गया तो फिर पंगा है, फिर तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें हैं। फिर उसके बाद में है ना, ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों की दोनों चीजें जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों की दोनों क्या होती है, शॉर्ट टर्म होता है, ओवरनाइट। ज्यादातर क्या होता है, ओवरनाइट, शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर बैंक को कुछ ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए, ये तो ओवरनाइट है, ज्यादा टाइम के लिए अगर पैसा चाहिए तो फिर रोल में आती है बैंक रेट, कि भाई कुछ ज्यादा टाइम के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए हमें, तो उस केस में जो आती है लॉन्ग टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म के लिए वो शॉर्ट टर्म था तब बैंक रेट आती है। और इसका इंटरेस्ट क्योंकि अब ज्यादा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए दे रहा है, एक दिन में वापस मिले कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम के लिए देगा तो फिर यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब देता है तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखता है। ज्यादा रखेगा तो अभी आई थिंक ये भी एक बार चेक करें, 5.50% या रेपो रेट के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, सारे के सारे अपने यहाँ पे सेट हो रहे हैं। अब एक पॉइंट और आता है अपना रिवर्स रेपो रेट, इसको और कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट इन डेप्थ और पूछेंगे चीजें तो पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं, इसलिए ना ये चीजें बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। आपको अगर लगे कि भाई टाइम कंज्यूम हो रहा है, वैसे तो नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 1.5 पे 1.25 पे करके देख लेना वीडियो को। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पे जो क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, आरबीआई है ना, वो किससे लेगा, वो बैंक से लेगा। यहाँ पे आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। क्यों लेता है, कोई इमरजेंसी आ गई हो, फंड की जरूरत पड़ गई हो, मिनिमम चीजें ये होती है। और मैक्सिमम जो मेन पर्पज है रिवर्स रेपो रेट का, वो क्या है, मनी सप्लाई को पुल करने के लिए, खींचने के लिए, पैसा मार्केट से वापस से खींचने के लिए। और ये कितना है अभी, 3.35%। और ये हमेशा क्या होता है, रेपो से कम ही रहेगा क्या आपका रिवर्स रेपो, ये इससे कम रहता है हमेशा। क्यों कम रहता है, क्योंकि बैंक को जब आरबीआई देगा पैसा, वो तो बैंक को जरूरत है, तब आरबीआई क्या होगा, पैसा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। और जब आरबीआई लेगा तो कम इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि बैंक के पास इनकम का सोर्स है, वो पब्लिक डीलिंग करता है। आरबीआई के पास इनकम का सोर्स नहीं है, वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता, इसलिए वो उसी मार्जिन से क्या करता है, ये जो बीच का मार्जिन है ना, उसी से पैसा का 5.25 और 3.35 में से निकालो आप, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 के अराउंड अपने बात करें, ठीक है, 1.90%, वहीं से मार्जिन निकल लेगा आरबीआई का। तो आरबीआई ऐसे थोड़ी है कि ज्यादा रिवर्स पे ज्यादा दे दिया तो आरबीआई तो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कौन सा पैसा है, तो यही चीज, वो छापता है करेंसी को, लेकिन उसका नहीं है वो। आप ब्रांच में काम करोगे ना बैंक में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां पे सारा वो आपका लेके निकल लिए शाम को बैग में डालकर, ऐसे नहीं होता चीज, ठीक है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइप से। तो रिवर्स हमेशा क्या होती है, रेपो से कम होती है। क्यों होती है पता लग गया ना, क्योंकि आरबीआई के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो यहीं से कमाएगा जो कमाएगा। और मेन मनी सप्लाई को पुल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा खींचता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई तो रिवर्स जिस बैंक का उसको लगा कि इसका एडवांस वगैरह ज्यादा जा रहा है और जो नॉमिनल से ज्यादा है और काम का नहीं है, खराब कर देगा मार्केट को, तो आरबीआई क्या करता है, उससे 3.35% पे पैसा खींच लेता है कि भाई पैसा चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलो कि सर हमारा बैंक है, जैसे आपका खुद का बैंक का मान लो, आपने बैंक खोल लिया, आप बोलो कि मैं इंटरेस्ट रेट देता हूं 10% का और आरबीआई ले रहा है 3.35%, क्यों दूं, एक बार बताओ। जो करता धरता है, लाइसेंसिंग वगैरह जो सब कुछ कर रहा है, उससे पंगा लोगे क्या आप लोग, पहली बात तो उससे पंगा नहीं लेंगे, क्यों, उसके साथ बना के रखनी है, कल को अपने को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, 3.35% मिल तो रहा है कुछ है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, रिलेशन आरबीआई के साथ सही रहता है। दूसरा, आरबीआई कंट्रोलिंग है तो वो अपने हिसाब से करेगा। प्राइवेट बैंक वाले अगर गड़बड़ करें तो पब्लिक वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो भी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन मन में आए तो मन में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो राजा है,
उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योर है ये आरबीआई वाला कि आरबीआई ने पैसा लिया तो वापस देगा, यानी एनपीए के चांस है ही नहीं। एनपीए यहाँ पे क्या है, 0 चांस है। ये बैंकों के लिए सबसे शानदार चीज है। और दूसरे लोन में बात करें तो एनपीए के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बैंक आरबीआई रिवर्स रेपो पे देता है। तो ये अपनी सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद में एक ओएमओ आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, इतना डेप्थ में आपसे पूछेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। ओपन मार्केट जब भी कोई मतलब सिस्टम होता है मनी सप्लाई वगैरह को खींचना हो, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। बस ये नॉर्मल थोड़ा सा देख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जैसे टी बिल वगैरह हो गए ना, आपके टी बिल्स हो गए, इन चीजों की है ना यहाँ पे जो है सेलिंग और परचेजिंग यहाँ पे की जाती है। तो अगर मान लो मनी सप्लाई को खत्म करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेपर सा होगा यहाँ पे टी बिल का, मान लो कागज दे दिया बैंक को, क्या दे दिया इन्होंने, कागज दे दिया कि ये लो कागज कितने का है, 80 करोड़ का है, और जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद में आपको 100 करोड़ में वापस देने, 100 करोड़ का हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो 100 करोड़ हम देंगे आपको। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट में वो कागज दिया, बैंक ने कागज लिया, 80 करोड़ किसको दे दिए, बैंक को या गवर्नमेंट को दे दिए। ट्रेजरी बिल होता है, वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है ये। तो आरबीआई मान लो एक ही बात है, ठीक है, आरबीआई को दे दिया, ये गवर्नमेंट को दे दिया 80 करोड़, तो 80 करोड़ खींच लिया उसने मार्केट से, ठीक है। मनी सप्लाई को कम कर दिया। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना हो, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना हो तो क्या होगा, वो मार्केट में फिर मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है पता है आपको, मार्केट में पैसा जाने से। मनी सप्लाई का मतलब पैसा मार्केट में चला गया, तो मार्केट में पैसा जाएगा तो क्या होगा, आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा। आरबीआई की तरफ से पैसा कैसे आएगा, वो क्या करेगा, इनको वापस ले लेगा। तो कागज खुद ले लेगा, पैसा 100 करोड़ उसको दे देगा, 100 करोड़ मार्केट में फेंक दिया उसने, समझ आ रही चीज। तो मनी सप्लाई पे क्या करता है आरबीआई, सेल करेगा किसको, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सॉरी परचेज करेगा, वापस लेगा। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर। सारा का सारा कॉन्सेप्ट देखो कितना शानदार है, सेंसिबल में कुछ रटना ही नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, पिक्चर बननी चाहिए माइंड में, चीजें जा कैसे रही है मार्केट में। और अगर मनी सप्लाई को कम करना होगा तो क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पे क्या कर देगा, सेल कर देगा, बेच देगा और उनसे पैसा ले लेगा। तो ये तरीका था। तो कुल मिलाकर ये फालतू नहीं, सॉरी ये जितना भी यहाँ पे चौंचले भी नहीं बोल सकते, जितनी भी ये चीजें यहाँ पे हो रही है आप मत बोल देना, ठीक है। ये जितना भी सिस्टम हो रहा है, इतना ज्यादा मशक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर है यहाँ पे जो चल रहा है, वो सारा का सारा किसके लिए, सिर्फ एक चीज के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल इन द वे, दोनों वे में, लोअर लिमिट से भी अपर 2 से 6% के बीच में उसको रखने के लिए सारा का सारा किया जा रहा है मनी सप्लाई। और इसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई, अब आपको पता लगे कैसे करना होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इंटरव्यू वगैरह देख के आओ, ये इंपॉर्टेंट चीजें काम आएगी। कुछ और चीजों में आपको कंफ्यूजन बता देना, टाइम मिला तो मुझे जरूर मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और टाइम निकाल के आगे अगले जो सीजन है अपना सेशन चलेगा, उससे पहले मैं आपको जो मेंस के एग्जाम जितने भी होंगे, एसबीए वगैरह जितने भी आने, उनसे पहले मैं हो सकता है मैं आपको बैंकिंग करवा दूं, ठीक है। और हो सकता है अपनी कंप्लीट आरआरबी क्लरिकल मेंस का पेपर, जिन बच्चों का इंटरव्यू उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, मेंस के पेपर से पहले आपको एक पेपर भी करवा दूं, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी है लाइव फॉर्म में अपने या मेमोरी बेस जो भी होगा वो सोल्व करवा दूंगा, टेक्निक बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे सिस्टम मैनेज करना होता है वहाँ पे, ठीक है। टाइम निकालेगा क्योंकि अभी टाइम नहीं, क्लासेस भी होती है, अभी जस्ट क्लास है बस, इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव में नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर की क्लास चल रही है मैथ्स की, उसके बाद मेरी क्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से करके आना, एक बार रिवाइज कर लेना, और कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में चीजों को रटा मत करो, हमेशा किस फॉर्म में देखा करो, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, कि वो काम कैसे करिए। तो पिक्चराइज करो, माइंड में पिक्चर बनाओ, इमेजिनेशन, साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं इसको, जैसे अपने इंग्लिश वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट में यूज करते हैं, सारे सब्जेक्ट में यही चलती है, बस माइंड रटो मत चीजों को, आप रटे जा रहे हो इतना परसेंट इतना, ऐसे नहीं होता, एक सेंसिबल वे होता है। रिवर्स रेपो क्यों कम होती है, और बैंक रेट ज्यादा क्यों होती है रेपो से, एमएसएफ ज्यादा क्यों होता है, पता लगा ना चीजें। तो ये रियलिटी है, ऐसे काम करता है। तो रियल पर्पज ये था इसका, सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का ज्यादातर पर्पज ही कह रहा है, इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना और इन्फ्लेशन पे काम करना, मनी सप्लाई पे काम करना। तो आई थिंक सभी क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना जरूर, ठीक है। बीच में टाइम निकाल के लिए आपने बनाया है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं करवाता नहीं हूँ, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस थी मेरी, जिस तरीके से मैं चीजों को हैंडल करता हूँ, जो सेंस चमका हुआ है, उसके बेस पे मैंने आपको करवाया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।